वेलकम टू क्लास नंबर 3। परसेंटेज में अब हम लोग टॉपिक वाइज देखना शुरू करेंगे इसमें। और कोशिश करेंगे जितने भी इसमें सवाल या कैटेगरीज बन सकती हैं उनको टॉपिक्स में डिवाइड कर लें कि इस तरह का कुछ कंसेप्ट होता है, इसके इस तरह के सवाल देखते हैं। तो बहुत सारा इसमें जो हिस्सा है परसेंटेजेस का, उसको इस तरह से किया जा सकता है और उसको मैं कराता भी चलूँगा। अब आज की क्लास में अगर बात करें तो ये तो अपने बेसिक्स थे जो पिछली दो क्लासेस में हम लोग देख चुके हैं। आज अपने को खास बात करनी है कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी पे। ये प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी का क्या मतलब होता है? जब इनिशियल जो बेसिक्स वाली क्लास थी उसमें मैंने बताया भी था कि E इक्वल टू पी सी, ऐसा स्ट्रक्चर हमें दिखता है। तो इसमें एक्सपेंडिचर जो है वो प्राइस पर यूनिट और कंजम्पशन ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मार्केट में चावल खरीदने जाओगे तो चावल की कुछ कीमत होगी प्रति किलो, ना कि उसका ये रेट है प्रति किलो, और कितने किलो आप खरीदोगे। तो रेट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, ये आपको दे देगा टोटल पैसा आप कितना दुकानदार को दोगे, तो वो हो गया अपना एक्सपेंडिचर। तो यही चीज़ है इसमें, इसको कहते हैं प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी। अब प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी मतलब क्या है यहाँ पे? प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी का ये मतलब होगा कि मान लो कि पहले आप चावल खरीदते थे फॉर एग्जांपल, मान लो कि 50 रुपए किलो के। अब मार्केट में रेट बढ़ गया, अब वो आपको मिल रहे हैं 60 रुपए किलो के। पर आपको एक्सपेंडिचर अपना उतना ही रखना है जितना आप पहले खर्चा करते थे। तो अब रेट अगर बढ़ गया है तो मुझे पता है कंजम्पशन मुझे कम करना पड़ेगा, तभी मैं इस ई को जो है वो कांस्टेंट रख पाऊंगा, तभी मैं अपना एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रख पाऊंगा। तो ये हो गया प्रोडक्ट कांस्टेंसी, मतलब इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके मुझे क्या चाहिए? 1 चाहिए। ठीक है, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होना चाहिए, वही हो गया प्रोडक्ट कांस्टेंसी। मतलब इसका मतलब अगर अगर मान लो कि पहले कोई किसी चीज़ की कीमत 10 रुपए थी, अब वो 11 रुपए हो गई है। तो यहाँ पे जो सी है ना, मल्टीप्लिकेशन का साइन तो है, यहाँ सी पर मैं क्या लिखूं कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पर 1 मुझे मिले। एक ही तरीका है, ये जो फ्रैक्शन है इसके रेसिप्रोकल को यहाँ पे लिख दो, 10/11। अब आप मल्टीप्लाई करोगे आपको 1 मिलेगा। तो प्रोडक्ट क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया हमारा कांस्टेंट। तो यही हुआ हमारा प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी, और इसी चीज को हम लोग यूज कर रहे होंगे फिर सवालों में भी। अब ये करने का एक तरीका है जहां पे मैंने फ्रैक्शंस लिए थे। फ्रैक्शंस तब लेंगे जब नंबर्स या कहें जो परसेंटेज है वो कन्वीनियंट आएंगे। कि अगर कहा जाए कि प्राइस जो है वो 20% से बढ़ी, 24% से बढ़ी, 10% से बढ़ी, तो ये जो नंबर्स हैं जिनका हम इजीली फ्रैक्शन इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, वहां पर हम ये मल्टीप्लाई वाला तरीका यूज करेंगे। अब वो जगह जहां पे ये नहीं कर पाएंगे, अजीब से नंबर आएंगे, 17%, 21%, अब इनका तो डायरेक्ट कन्वर्जन हमें नहीं पता है परसेंटेज टू फ्रैक्शन का। तो वहां पर फिर हम यूज कर सकते हैं कुछ फॉर्मूलेस को। अब यहां पर हो क्या रहा होता है कि सक्सेसिव चेंज आ रहा होता है उसमें, एक इफेक्ट इसकी वजह से, दूसरा इफेक्ट इसकी वजह से। तो उसको हम टोटल ओवरऑल काउंट किस तरह से करते हैं? अगर दो चेंजेस आ रहे हैं, X% और Y% का, तो अगर ये दोनों प्लस में है, इंक्रीज हो रही मान लो चीजें, तो यहां पर हम लिखेंगे X+Y+XY डिवाइडेड बाय यहाँ पर 100, और ये परसेंट का साइन लग जाएगा जब दोनों पॉजिटिव हैं। तो मान लो कि इसमें से कोई एक नेगेटिव होती है, मान लो कि y वाला जो है वो नेगेटिव होता है, तो बस इसी में आपको साइन को चेंज कर देना है। x पॉजिटिव है अभी भी, तो x एज इट इज लिखूंगा। y आपने नेगेटिव कहा था, डिक्रीज हो रहा है, तो -y यहाँ पे कर दूंगा। XY एक नेगेटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव बना देगा, तो ये XY/100 हो जाएगा। मान लो दोनों नेगेटिव होती तब, तो -x यहां पर हो जाता, -y यहां पे होता, इसमें माइनस माइनस तो वापस प्लस दे देता, XY/100। तो दोनों पॉजिटिव हैं तो पहला वाला, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो दूसरा वाला, दोनों नेगेटिव हैं तो तीसरा वाला। तो ये हमारे फॉर्मूलेस, ये फॉर्मूले हम कब लगा रहे होंगे ऐसे सवालों में? जब वो जो परसेंटेज दिया है वो कन्वीनियंट नहीं है, उसको हम इजीली फ्रैक्शन में नहीं कन्वर्ट कर सकते अपने कन्वर्जन वाले चार्ट के हिसाब से। अब मान लो अगर 21% दिया है तो मैं लिख तो सकता हूँ 121/100, लेकिन क्या होगा मल्टीप्लीकेशन में अगर कुछ और आया, 118/100 आया, तब कौन बैठ के इसको मल्टीप्लाई करे, है ना? तो ये चीज़ें यहाँ पे कैलकुलेशन में ना फंसें, उसके लिए फिर हम लोग उस तरह की चीज़ों में फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। तो अगर परसेंटेज जो दिए हैं वो कन्वीनियंट है तो फ्रैक्शन का यूज़ करेंगे,
नहीं कन्वीनियंट है तो फिर हम यहाँ पे फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। इतना क्लियर हो गया पार्ट। अब इसके सवाल देख लेते हैं किस किस तरह से दिखेंगे, क्या डेटा आता है, और सवाल प्रीवियस ईयर के हैं, तो आपको बहुत फेयर आइडिया लगेगा कि यार सवाल कैसे दिख रहे हैं और मुझे उनको कैसे अप्रोच करना है। और बहुत सिंपल टाइप है। पकड़ आपकी बस होनी चाहिए रेसिप्रोकल लिख लेने पे, और जो परसेंटेज फ्रैक्शन इक्विवेलेंट सीखा था पहली क्लास में उस पर। ये दो चीज़ें लगेंगी इस तरह के सवालों को सॉल्व करने के लिए। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं और कोशिश करेंगे इनमें से मेथड लगा के तेजी से इसे कर पाएं। तो लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20%, बाय व्हाट परसेंट इट्स ब्रेथ शुड बी डिक्रीज सो दैट देर इज नो चेंज इन इट्स एरिया। अब कैसे पता चलता है कि ये प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी वाली चीज़ है? तो देखो, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो हो गया ना, एक्सपेंडिचर, प्राइस, कंजम्पशन, उससे रिलेट कर पा रहे हैं, दो क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन में होती है। दूसरा, अगर टाइम स्पीड डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस क्या होता था? स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो आप देखोगे यहाँ पे भी प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी का यूज आ रहा होगा। तो जहाँ जहाँ हम इस तरह का स्ट्रक्चर लिख सकते हैं वहाँ पर हम प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी यूज करेंगे। अब इस वाले एग्जांपल में देखें तो लेंथ जो है वो 20% से आपने बढ़ा दी है। लेंथ 20% से बढ़ा दी है, मतलब यहाँ पे जो लेंथ थी 20% का पहले इक्विवेलेंट अगर देखें तो वो होता है 1/5। इंक्रीज है तो 1/5 का फ्रैक्शन इक्विवेलेंट होगा 6/5। मतलब ये लेंथ की जगह यहाँ पे मैं लिखूंगा 6/5। पहले 5 यूनिट थी, अब वो 6 यूनिट हो गई है। तो नीचे होगा ओरिजिनल, ऊपर वाला होगा न्यू। पहले लेंथ 5 यूनिट थी, अब 6 यूनिट हो गई है ना? 20% का इंक्रीमेंट हो गया, मल्टीप्लीकेशन। अब ब्रेथ में क्या चेंज आए? उन्होंने बोला है कि एरिया में भाई साहब कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो एरिया में चेंज नहीं करना है, मतलब ये और इसके आगे जो मल्टीप्लाई करेंगे वो दोनों प्रोडक्ट मुझे 1 मिलना चाहिए, प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी। तो इसका रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हो जाएगा 5/6। ओवरऑल एरिया जो है वो मेरा अभी भी सेम रहने वाला है। ठीक बात है। अब यहाँ पे कितने परसेंट की कमी आएगी ब्रेथ में? अब हम केवल इतना हिस्सा देख लेंगे। 6/5 के हिसाब से हमने ये फ्रैक्शन निकाला था, मतलब पहले जो ब्रेथ थी वो 6 यूनिट थी, अब वो 5 यूनिट हो गई है। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? एक का। कितने पर? ओरिजिनल पे, 6 पे। 1/6 कितना होता है? 16.67%। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी में अगर ये परसेंटेजेस अपने अच्छे हैं, 10, 20, 15, 25 है ना, इनके या फिर इनके मल्टीपल्स में, तो फिर इजीली हम लोग वहाँ पे इस मल्टीप्लिकेशन वाली चीज़ को यूज़ करेंगे। और इनफैक्ट यही करना भी है, सबसे फास्ट तरीका यही है। ये चीज़ हम वहाँ पे लगा लेंगे। नेक्स्ट, देर इज डिक्रीज इन सेल्स ऑफ टिकट ऑफ सिनेमा हॉल। सिनेमा हॉल की जो टिकट की जो बिक्री है वो 30% से घट गई। तो वो अपने प्राइस को वो कितने परसेंट से बढ़ा लें कि जो उनका ओवरऑल जितना कमाते थे वो उतना ही रहे। अगेन यहाँ पे भी आप देखोगे क्वांटिटी कम हो रही है और प्राइस पर टिकट उसको चेंज लाना है। और करना क्या है? ओवरऑल जो एक्सपेंडिचर है उसको सेम रखना है। मतलब ये भी हो गया प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी। अब यहाँ पर देख लेते हैं जो सेल्स हैं वो 30% से कम हो रही है। 30% से कम हो रही है मतलब 30% का जो फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है वो कितना होगा? 3/10। और जो चेंज है ना, डिक्रीज है, मतलब उसको हम लिखेंगे 7/10। 10 में से 3 कम हो गया, 7 हो गया 30% का डिक्रीमेंट। तो पहले 10 यूनिट कुछ था, वो अब 7 यूनिट हो गया। अब मुझे पता है मल्टीप्लाई में क्या करूंगा, इसका रेसिप्रोकल लिखूंगा। तो 10/7। इतने से कीमत बढ़ जानी चाहिए, इस फ्रैक्शन से कीमत बढ़ जानी चाहिए। मतलब पहले अगर 7 यूनिट प्राइस थी, अब वो 10 यूनिट कर दो, तो जो आपका ओवरऑल जो इनकम है वो एज इट इज बनी रहेगी। बस ये वाले हिस्से को अब हम देख लेंगे। तो कितने से प्राइस बढ़ाना है? गैप कितना है? 3 का। कितने पे? बेस प्राइस क्या था नीचे? 7। 3/7। अब 3/7 डायरेक्ट तो मुझे नहीं पता, लेकिन 1/7 मुझे पता है। 1/7 कितना होता है? 4.28%। यहाँ पे फ्रैक्शन में लिखा है तो 4/2/7। और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो पहले 14 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 42, 2 वाले को मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो 42 6/7। ऑप्शन नंबर डी। और देखें ऐसे सवाल।
चावल की जो कीमत है उसमें 25% का इजाफा हो रहा है, तो कितने परसेंट से कंजम्पशन को कम कर दें ताकि एक्सपेंडिचर में कोई चेंज ना आए। सेम चीज़ प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी यहाँ पे भी फॉलो हो रही है। प्राइस में बढ़ोतरी हो रही है तो कंजम्पशन को मैं कितने परसेंट से कम कर दूं? तो प्राइस में 25% की बढ़ोतरी हो रही है। 25% का फ्रैक्शन इक्विवेलेंट होता है 1/4, और इंक्रीज करने का जो फैक्टर है वो हो जाएगा 5/4। 5/4। पहले 4 यूनिट प्राइस थी, अब 5 यूनिट प्राइस हो गई है। तो कंजम्पशन में क्या करना पड़ेगा, इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो 4/5। मतलब पहले 5 यूनिट खरीदते थे, अब केवल 4 यूनिट खरीदेंगे। तो डिफरेंस आ रहा है एक का, कितने पे, बेस 5 है, 1/5। तो 20% की उन्हें वहां पे कमी करनी पड़ेगी अपने कंजम्पशन में। ऑप्शन नंबर ए। स्पीड ऑफ कार इज इंक्रीज बाय 50%, देन बाय व्हाट परसेंट टाइम विल डिक्रीज। डिस्टेंस अगर सेम आपको ट्रैवल करना है और स्पीड आपने 50% से बढ़ा दी है, तो टाइम आपको कितना अब वहां पे कम लगेगा। तो ऊपर मैंने आपको बता भी दिया था, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम जो होता है वो भी हमारा प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी के रूल को फॉलो कर रहा होता है। और डिस्टेंस सेम बना दिया है उन्होंने, तो डिस्टेंस में हमें कुछ नहीं करना है, सेम रखना है। स्पीड आपने 50% से बढ़ा दी है, 50% से बढ़ाने का जो इफेक्ट है वो आप लिखेंगे 3/2। पहले स्पीड 2 थी, अब वो 3 हो गई है, तो 50% से बढ़ गई। टाइम में इसका क्या फर्क पड़ेगा, अगर मुझे डिस्टेंस सेम ट्रेवल करना है तो 2/3 इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब टाइम में कितनी कमी आ रही है, पहले 3 यूनिट लगता था, अब 2 यूनिट टाइम लग रहा है। तो 1 यूनिट की कमी आ रही है कितने पे, ओरिजिनल पे 3 पे, 1/3। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे 33.33%। ऑप्शन नंबर डी। तो इतने परसेंट से टाइम जो है वो कम हो जाएगा अगर आपकी स्पीड 50% से बढ़ती है तो। सही तरीका है ना, प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी का बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है। इसी तरह से हम अपना फ्रैक्शन लिखेंगे, उसका रेसिप्रोकल लिखेंगे, डिफरेंस निकालेंगे और परसेंटेज निकाल देंगे, हो गया। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज। अब जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ बढ़ा दी है 18% से, और उसकी जो ब्रेथ है वो बढ़ा दी है 12% से। ओवरऑल एरिया में क्या फर्क आएगा परसेंटेज में, वो हमें पता करना है। तो एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, ऊपर एक एग्जांपल में देखा भी था। तो अगर यहाँ पे अगर मैं कोशिश करूँ कि इसको उसी तरह से फ्रैक्शन में सॉल्व करें, तो इंक्रीज बाय 18%। अब इस 18% को मैं अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहूँ है ना, तो प्रॉब्लम आएगी, डायरेक्ट नहीं हो पाएगा। तो अगर इसको सीधा देखें अगर बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, तो 18% से बढ़ाने का मतलब है 118/100। फिर इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो उसका इफेक्ट आ जाएगा, एक ही बात है। मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ में क्या हो रहा है, 12% से बढ़ रहा है, तो 112/100। अब यहाँ पे 3 डिजिट को 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर ऊपर और नीचे डिफरेंस लेना पड़ेगा, परसेंटेज निकलेगा, वो एक तरीका। या फिर यूनिट, क्योंकि नीचे 100 है तो यूनिट डिजिट भी आप देख सकते हो 6, तो इससे भी आंसर आ जाएगा। पर हो सकता है कि एग्जैक्ट यहाँ पॉइंट में ना दिया हो। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि जब भी परसेंटेज देखो यहाँ कन्वीनियंट नहीं है, ऐसा परसेंटेज नहीं है जिसको मैं डायरेक्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर पाता, इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम है। अब जैसे ये 12% है तो इसको तो 4 × 3 करके कर सकते थे, 18 में प्रॉब्लम आएगी। अब यहाँ पे हम क्या करें, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे फिर उस फॉर्मूले को। तो जब भी ये परसेंटेज कन्वीनियंट ना आए तो हमें फिर फॉर्मूला यूज कर लेना है। यहाँ पे 18% से बढ़ाया है, यहाँ पे 12% से बढ़ाया है, मतलब जो पहला वाला फॉर्मूला था दोनों प्लस में थे वो यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 18 प्लस 12 प्लस 18 × 12 डिवाइडेड बाय 100। ये मेरा ओवरऑल नेट इफेक्ट जो है, नेट परसेंटेज इंक्रीज जो है एरिया में, वो मुझे दे देगा। 18 और 12 जोड़ेंगे 30, तो यहीं पर मिल गया। 18 × 12 जा रहा है ना, और आखिरी में 6 तो यहाँ पर भी आएगा। पहले इस इतने पार्ट से ऑप्शन देख लो बजाय डेसिमल में जाने के। यहाँ पे 30 से कुछ ज़्यादा आएगा। ऑप्शन देखोगे तो 30 है, इससे तो ज़्यादा होना है तो ये नहीं होगा। 4 तो बहुत कम हो गया, ये हो सकता है। 30 से ज़्यादा होना तो ये नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी। तो एग्ज़ाम में भी ज़रूरी नहीं है कि आप कोई भी चीज़ आपने लिखी तो उसको 100% कैलकुलेट ही करो उसको बिल्कुल एंड तक, उसके बाद ही आंसर टिक करो, नहीं। कैलकुलेशन में जहाँ तक आपने इक्वेशन लिखी स्मार्टली, अगर इतने ऐसा देख लिया कि यार मुझे दिख रहा है 30 से ज़्यादा जाएगा, एक ही ऑप्शन में ऐसी पॉसिबिलिटी, तो कैलकुलेशन कुछ सेकंड्स आपके वहाँ पे बच जाएंगे, और वो आपको एग्जाम हॉल में तो बचाना ही है। तो ये चीज़ें खुली रखना ना, अपना दिमाग इस पर खुला रखना। प्रैक्टिस भी जब आप करना तो बिल्कुल उसको एंड पॉइंट तक मत लेके जाओ, जब तक बिल्कुल एब्सोल्युटली नेसेसरी ना हो।
अगर यहाँ दो ऑप्शंस होते, एक होता 31.26, तो फिर बात अलग हो जाती, तो फिर एक बार इसको देख लेते। लेकिन अगर इतने हिस्से को सॉल्व करके आंसर दिख जा रहा है तो उसको लगाएंगे, क्यों जबरदस्ती सॉल्व करें। तो दो चीज़ें यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा था, एक तो परसेंटेज अगर कन्वीनियंट ना हो तो तुरंत उस फॉर्मूले में आपको शिफ्ट हो जाना है। दूसरा, जब भी आप फाइनल आंसर कैलकुलेट करें तो स्टेप्स में उसको देखते चलो, इतने स्टेप में इतना आ रहा है, इससे ज़्यादा आएगा, तो वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाय 25%। रेडियस को 25% से बढ़ा दें एक सर्कल की, तो उसके पेरीमीटर में क्या चेंज आएगा। अब सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो होता है 2πr। अब इस इक्वेशन में अगर देखें तो जो आपका पेरीमीटर है, पेरीमीटर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के। ये 2 और पाई तो कांस्टेंट है, तो उनका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जितने परसेंट से या जिस जिस प्रपोर्शन में आप इस रेडियस को बढ़ाएंगे, उसी प्रपोर्शन में आपका पेरीमीटर बढ़ जाएगा। ऊपर रेक्टेंगल वाले में क्या हो रहा था, एरिया पूछ रहा था, और एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। दो चीजों पे डिपेंड करता है वो। यहाँ पे ये एक ही चीज पे डिपेंड कर रहा है, तो जितने से ये बढ़ेगा जिस प्रपोर्शन में, उसी प्रपोर्शन में पेरीमीटर बढ़ जाएगा, बस। तो उसमें कुछ भी सॉल्व करना नहीं था। तो फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन पेरीमीटर, तो अगर रेडियस 25% से बढ़ रहा है तो पेरीमीटर भी 25% से बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 20%। अब एक स्क्वायर के पेरीमीटर को अगर 20% से बढ़ा रहे हैं तो उसकी साइड्स में क्या फर्क आएगा परसेंटेज की टर्म्स में। तो अगेन आपको चीज समझ में आ रही है। अगर एरिया होता तो बात अलग थी, यहाँ पे क्या है, पेरीमीटर है। और पेरीमीटर क्या होगा यहाँ पे, स्क्वायर का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय जो भी साइड है हर एक, 4 टाइम्स ए। तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि जो पेरीमीटर है वो प्रोपोर्शन में है किसके, हर एक साइड के। तो अगर पेरीमीटर में 20% का इंक्रीमेंट आ रहा है या 20% के प्रोपोर्शन से वो बढ़ रहा है, तो जो हर एक साइड है वो भी 20% से बढ़ेगी। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप फॉलो हो रहा है, इसमें कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है। एरिया वाले में वहां पे क्या हो रहा था कि दो चीजों पर वो डिपेंडेंट था, यहाँ पर वो एक ही चीज पर डिपेंडेंट है, तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो जिस प्रपोर्शन में ये बढ़ेगा उसी प्रपोर्शन में ये बढ़ जाएगा, तो कैलकुलेट नहीं करना पड़ता इसमें कुछ भी। ये पेरीमीटर के सवाल बनते ही इसलिए हैं कि आपके नॉलेज को टेस्ट करने के लिए। तो अगर पेरीमीटर 20% से बढ़ा है, मतलब हर एक साइड भी उसकी 20% से बढ़ी होगी, तभी ओवरऑल पेरीमीटर इतने परसेंट से बढ़ेगा। नेक्स्ट, आर्ली वेजेस ऑफ अ वर्कर इज इंक्रीज बाय 20% एंड हिज वर्किंग आवर्स आर डिक्रीज बाय 25%। मतलब उसका जो प्रत्येक घंटे में उसको जो पैसा मिलता है वो 20% से बढ़ा दिया, और उसके जो वर्किंग आवर्स थे उसको कम कर दिया। तो उसकी जो अगर उसकी इनिशियल सैलरी 2800 थी, तो उसकी नई सैलरी कितनी बनेगी वो हमें पता करना है। तो यहाँ पर भी प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी आपको दिखनी चाहिए कि जितना पैसा उसको मिलता था वो दो चीज़ों पे निर्भर था। एक तो कि प्रति घंटे वो कितना पैसा कमाता है और कितने घंटे वो काम करता है, तो दोनों मल्टीप्लीकेशन में होके हमें उसकी इनकम दे देते। वही चीज़ हमें यहाँ पे यूज़ करनी है। अगर उसके आर्ली वेजेस जो हैं वो 20% से बढ़ गए, तो 20% से बढ़ने का जो इफेक्ट है वो क्या होगा, 6/5। पहले 5 यूनिट था, वो 6 यूनिट हो गया, है ना, इंक्रीमेंट हो गया। और हिज वर्किंग आवर्स आर डिक्रीज बाय 25%। वर्किंग आवर्स 25% से कम हो गए। 25% का मतलब होता है 1/4, कम होने का मतलब होता है 3/4। ठीक है, ये चीज अपने पास आ गई। सिंप्लीफाई कर लें तो 2 से 3 बार, 2 से 2 बार, ये अपने को दे रहा है कितना, 9/10। मतलब पहले वो 10 रुपए कमा पाता था, 10 यूनिट रुपए कमा पाता था, तो वो 9 रुपए कमा पा रहा है। और रेशो मिल गया, तो यहाँ पे हम लोग यूनिटरी मेथड यूज कर लेंगे। इफ इज इनिशियल सैलरी वॉज इतना, तो 10 की वैल्यू आपको दे रखी है 2800। नई सैलरी निकालनी है तो 9 की वैल्यू बस आपको यहाँ पे निकालनी है। तो एक जीरो यहाँ से कट जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 72, 7 18 और 7 25, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, 2520। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है, इस तरह से।
ऊपर के सवालों में क्या हो रहा था कि एक चीज़ देके दूसरे का वो प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी निकलवा रहे थे, वो एक बात है। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों चीज़ें देके ओवरऑल इफेक्ट पूछा जा रहा है कि ओवरऑल इफेक्ट अगर ये है, पहले वाले की कीमत इतनी थी तो दूसरे वाले की बता दो, तो हम रेशो मिल गया तो यूनिटरी मेथड भी लगा सकते हैं। और भी इसमें भी चेंजेस आएंगे, छोटे छोटे वेरिएशंस इस तरह के सवालों में। उन वेरिएशंस को आपको देखते चलना है, उनको आपको सीख लेना है या फिर उनसे आपको फेमिलियर हो जाना है, ताकि जब आप प्रैक्टिस करो इस तरह के सवाल और आप जब अपने बुक से आप प्रैक्टिस करेंगे तो कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए कि अच्छा इन दो में चेंजेस दिए हैं तो ये पूछा है, इन दो में चेंजेस, इसमें चेंज है, इसमें चेंज है और ये वाली चीज़ पूछी है। जो भी तीन चीज़ें हैं ई पी और सी, इसमें दो में वेरिएशन आ जाएगा, तीसरी चीज़ आपसे पूछ ली जाएगी, बस यही है ओवरऑल। नेक्स्ट, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड आर इंक्रीज बाय 30%, 20% और 50%, है ना, चेंजेस आ रहे हैं, दो इंक्रीज हो रहे हैं, एक डिक्रीज हो रहा है। ओवरऑल इफेक्ट निकालना है वॉल्यूम पे। अब जो क्यूबॉइड होता है उसका वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों का मल्टीप्लीकेशन। अब यहाँ पे अगर इसे हम देखें तो मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है। अब इक्वल टू पी सी, ये तो दो चीज़ों के लिए था, अगर दो से ज़्यादा हो जाए जैसे यहाँ पर हो रहा है तो भी हम अपनी जो प्रोसेस है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, हम यहाँ पर भी फ्रैक्शन ही लिख रहे होंगे। तो अगर वॉल्यूम की बात करें तो चेंजेस लिख लेते हैं, फ्रैक्शन किस प्रपोर्शन में चेंजेस आ रहे हैं। लेंथ जो है वो 30% से बढ़ रही है, तो 30% से बढ़ने का मतलब क्या होगा, 13/10, पहले 10 थी अब 13 हो गई, तो ये लेंथ में चेंज मुझे पता चल गया। ब्रेथ में देखें तो 20% से बढ़ रहा है, 20% का चेंज, इसका तो अपने को डायरेक्ट पता है 6/5। और हाइट जो है वो 50% से कम हो रही है, तो इसका इफेक्ट हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब ये फ्रैक्शन अपने को यहाँ से मिल जाएगा कि पहले कितना था वॉल्यूम और नया वॉल्यूम कितना है, बस वही अपने को चाहिए। तो यहाँ पे अगर देखें तो डिनोमिनेटर में इसको सिंप्लीफाई, देखो यहाँ पे मैं नहीं करूँगा, क्यों नहीं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 10 है, तो ओवरऑल मुझे नीचे 100 मिल जाएगा, प्लस माइनस करने में आसान रहता है। तो इसका जो इफेक्ट है ओवरऑल नीचे 100, मैं इसको एज इट इज लिखा रहने दे रहा हूँ, 13 × 6 होता है 78। तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ चेंज कितने का आ रहा है, 22 का, कितने पर, ओरिजिनल कितना था 100, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, मतलब 22% का चेंज है। ऑप्शन नंबर सी। अब ये इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज, तो पहले 100 था अब 78 हो रहा है, मतलब कम हो रहा है, इसलिए डिक्रीज वाले में लगाएंगे ना कि इंक्रीज वाले में लगाएंगे। क्लियर है। तो ये जो अपना फ्रैक्शन वाला जो कंसेप्ट है, दो थे तो वहां पर यूज हो रहा है, तीन है तो भी हो रहा है, कितने भी उसके आगे भी होंगे तो भी, 4 5 6 7 कितने भी हो जाएं, हम लोग इसी तरह से उसके फ्रैक्शन के इफेक्ट लिखते चलेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ओवरऑल फ्रैक्शन की टर्म में क्या चेंज आ रहा है वो पता चल जाएगा और फिर उससे कैलकुलेट कर लेंगे। अब वो जो फॉर्मूला वाला अप्रोच था वो दो से ज़्यादा में नहीं लगेगा। अब फॉर्मूले तीन के लिए भी होते हैं पर वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, मतलब उस फॉर्मूले को याद करने से अच्छा है कि मैं मल्टीप्लाई कर लूँ, क्यों इतना उसको मैं याद करने में दिमाग खपाएंगे, है ना, कि सिंपल सा तो मल्टीप्लीकेशन है, कौन सा इसमें इतना टफ है। और टफ भी अगर होता तो भी फ्रैक्शन करके सॉल्व करना ज़्यादा बेटर होता तीन से ज़्यादा में, बजाय उस तरह की क्वेश्चंस को याद करने में। अगर आपको क्वेश्चंस बहुत पसंद है, आप करना ही है तो करो, फिर कोई बात नहीं है, पर मैं उसको जनरली अवॉइड करता हूँ। अरिथमेटिक में हम लोग कोशिश करते हैं कि यार जो अपनी इक्वेशंस हैं या फिर जो फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले मुझे कम से कम लिखने पड़े या याद करने पड़े, क्योंकि पूरा अरिथमेटिक बहुत लॉजिकली चल रहा होता है। कंसेप्ट कंसेप्ट पे अगर कमांड है, अगर पकड़ में है कंसेप्ट, तो सब कुछ रेशोज और परसेंटेज में पूरा का पूरा अरिथमेटिक अपना खत्म हो जाता है। कुछ छोटी छोटी स्पेसिफिक चीज़ें हैं वो तो करेंगे, पर हर जगह आप देखोगे पूरे अरिथमेटिक में, पूरे टाइम स्पीड डिस्टेंस तक हम लोग यही रेशो, परसेंटेज, रेशोज का तो जम के प्रयोग कर रहे होंगे, और फ्रैक्शन टू परसेंटेज इक्विवेलेंट का इनका बहुत यूज है। नेक्स्ट, रेडियस ऑफ अ सिलेंडर, एक सिलेंडर का जो रेडियस है वो 20% से बढ़ गया और उसकी हाइट जो है वो 50% से कम हो गई, तो वॉल्यूम में चेंज बताना है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो आर पे स्क्वायर है 2 और मल्टीप्लाई बाय एच। तो रेडियस की बात करें 20% से बढ़ रही है, तो 6/5 मल्टीप्लाई बाय 6/5, क्योंकि रेडियस पे स्क्वायर है ना, 2 बार होती है, मल्टीप्लाई बाय हाइट अगर देखें तो 50% से कम हो रही है, मतलब 1/2, 1/2। यहां से मुझे ओवरऑल चेंज मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर देखें तो ये हो जाएगा 36 और नीचे 50,
तो नीचे मैं 100 बना दूं, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 72/100। पहले कुछ 100 यूनिट था, अब वो 72 यूनिट हो गया। कितने से कम हुआ? 28 से। कितने पर? 100 पे। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28% से वो चीज कम हो गई। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ रही है ना। फॉर्मूला तो अपना बेसिक था वॉल्यूम का, उसमें रेडियस 2 बार आता है, स्क्वायर है उस पर तो 2 बार मल्टीप्लाई किया, हाइट 1 बार आती है तो उसका इफेक्ट 1 बार मल्टीप्लाई किया। प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 10%, उसकी कंजम्पशन 20% से कम होगी तो एक्सपेंडिचर में क्या चेंज आएगा? ये तो अब आराम से हो जाएगा, इक्वल टू पीसी वाली बात है। तो प्राइस में 10% से बढ़ रहा है तो इफेक्ट लिखेंगे 11/10। कंजम्पशन 20% से कम हो रहा है तो ये हो जाएगा 4/5। नीचे 50 हो रहा है, ऊपर 44 हो रहा है, तो डबल कर दें ऊपर नीचे दोनों को, 88/100। तो क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे 12% की कमी है। ऑप्शन नंबर सी। Length of a rectangle is increased by 10%. Find percentage change in its breadth so that there is 20% increase in its area. अब यहाँ पे एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, ये तो है। चेंज क्या आ रहा है कि लेंथ में कुछ कमी आपको में कुछ चेंज आपको दे दिया है, एरिया आपके बार आप चेंज कर सकते हो, तो यहाँ पर क्या इफेक्ट आएगा ये पता लगाना। अभी तक के सवालों में क्या हो रहा था कि ये और इसका इफेक्ट दे देते थे और इसका पूछ लेते थे। तो 3 चीजें हैं, 3 में से कोई भी 2 चीजें दे के तीसरी आपसे पूछ लेंगे, वही वाली बात है। तो यहाँ पर अगर देखें तो लेंथ 10% से बढ़ गई, तो लेंथ का जो प्रोपोर्शन है वो 11/10 ना, उसका जो फ्रैक्शन है वो 11/10 लिख लेंगे। इसमें क्या चेंज आ रहा है वो अपने को नहीं पता है तो उसको अभी x लिख लेते हैं। एरिया में क्या चेंज आएगा? 20% से बढ़ेगा, 20% से बढ़ने का मतलब 6/5। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 5 से ये हो जाएगा 2 बार, 2 इसको बना देगा 12, मतलब x की जो वैल्यू है वो आएगी 12/11। ये मुझे इसका रेशो मिल गया, मतलब पहले जो 11 था अब वो कितना हो गया? 12। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? 1 का। 1 से वो बढ़ रहा है कितने पे? बेस है मेरा 11, इसका परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो 1/11 का तो डायरेक्ट मुझे पता है 9.09% होता है ना, पहली वाली क्लास में सीखा था। ऑप्शन नंबर डी। तो 9.09% से उसकी जो ब्रेथ है वो बढ़ जाएगी। क्लियर है? ये था आज का आखिरी सवाल। ये वाला जो क्वेश्चन टाइप है ये पूरी तरह से अपना कवर हो गया। तो ओवरऑल लॉजिक आपने समझा कि किस तरह से ये फर्स्ट वाला पेज दिखा देता हूँ, है ना, इक्वल टू पीसी वाला चीज अपनी काम करती है। इसको कहते हैं प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी। इन तीन में से कोई भी 2 वैल्यूज में चेंज देके आपसे तीसरी चीज पूछी जा सकती है। प्लस जब भी ये वाली मल्टीप्लीकेशन में ये वाली जो 2 चीजें हैं इनमें चेंज हो तो हम हमेशा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि एक चेंज यहाँ पर हो, एक चेंज यहाँ पर हो और आप ये फॉर्मूला लगा रहे हो, तो वो गलत हो जाएगा। हमेशा क्या होगा, ये जो इक्वल टू के बाद वाली है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, इन्हीं में चेंज होना चाहिए, दिया होना चाहिए, तभी आप ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हो। अब ये फॉर्मूला कब हम लगा रहे होते हैं? जब जो परसेंटेज दिया होता है वो कन्वीनियंट नहीं होता, हम उसको आराम से इजीली जो है अपने फ्रैक्शन और परसेंटेज वाले चार्ट से कन्वर्ट नहीं कर सकते, तब हम ये वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे। प्लस अगर 2 से ज़्यादा चेंजेस है, जैसे यहाँ पे P/C था, फिर हमने एक सवाल देखा था जहाँ वॉल्यूम में लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों में चेंज था, तो वहाँ पर हम लोग फिर फ्रैक्शन वाली मेथड को ही यूज करते हैं।